ऐसे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कभी बिल आया होगा, ठीक है, फिर पार्लियामेंट में गया होगा, फिर लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी होगी, फिर प्रेसिडेंट की साइन हुई होंगी और फिर वो एक्ट बना होगा। अब ये एक्ट आया कब था? अब मेरी बात सुनो, ये एक्ट आया कब था? ये एक्ट आया था 1872 1872 में। जब जो भी कानून चलते थे उसके बेसिस पे एक्ट होगा। हो सकता है जब पार्लियामेंट ना होते, हो सकता है जब लोकसभा ना होती, हो सकता है जब राज्यसभा ना होती, जब तो हमारा देश इंडिपेंडेंट ही नहीं हुआ था। इसके एक्शन, एक्ट, एक्टिंग करना, एक्ट, ये इस पे तुम्हें काम करना है, इस पे तुम्हें एक्ट करना है। बट एक्ट क्या होता है? ये लीगल लॉज हैं और रेगुलेशंस हैं जिसके तहत रहके लोगों को, तो इसलिए एक हमेशा एक्ट का एक। जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सब? कैसा चल रहा है सब कुछ? आई होप आप सब बहुत बढ़िया रहेंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। आप सबके क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज ना आज हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू करेंगे। बेसिकली एक नया एक्ट है जिसका कोई लेना देना नहीं है हमने अगर कोई पुराना एक्ट पढ़ा है या पुराना एक्ट नहीं भी पढ़ा है। तो अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से चालू करना तो आप आज से भी चालू कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई पुराना एक्ट पढ़ लिया है तो आप उसको पुराने एक्ट को भी चलने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अब आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनीज एक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, नेगोशिएबल एक्ट, इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं बात करता हूँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। हल्का पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टच होता है सेल ऑफ गुड्स में, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा तो क्या हमें सेल ऑफ गुड्स समझ नहीं आएगा, या हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं पढ़ा तो क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ नहीं आएगा। तो ऐसा बच्चों बिल्कुल भी नहीं है। सारे एक्ट बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट चलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इनकम टैक्स एक्ट, ये बिल्कुल डिफरेंट चलता है। अब हम सिर्फ लॉ की बात करें, लॉ में कितने सारे एक्ट है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ, कंपनीज एक्ट हुआ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हुआ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हुआ, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट हुआ जिसको हम एलएलपी एक्ट बोलते हैं, और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक होता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो बस ये बताता है कि लॉ कैसे आया था, किसके अंदर कैसे एक्ट बनता है, पार्लियामेंट में बिल जाता है, उसके अंदर हमारी सुप्रीम अथॉरिटीज कौन है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और भी काफ़ी सारी चीज़ों की बात करता है। वो एक फाउंडेशन होती है लॉ की, उसको नहीं भी पढ़ते एक बार के लिए चल जाएगा। आपको एक्ट समझना जरूरी है, फाउंडेशन पता होना बहुत जरूरी है, बट उसके ऐसा नहीं है कि अगर आपको फाउंडेशन पता नहीं होगी तो आपको एक्ट नहीं समझ आएगा। तो हर चीज काफी पैरेलली और काफी डिफरेंट है एक दूसरे से, कोई भी इनका लेना देना नहीं है। कंपनीज एक्ट की बात करूं तो उससे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का कोई लेना देना नहीं है, नहीं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का किसी भी एक्ट से कोई लेना देना है। तो सारे एक्ट बिल्कुल अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एक्ट की तरह काम करते हैं, और सबका एक्ट का आने का सिद्धांत भी अलग अलग था। तो उसके बेसिस पे हम हर एक एक्ट को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम ना बिल्कुल नया एक्ट चालू कर रहे हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है कोई पुराना एक्ट तो वो आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी चालू कर सकता है। अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, देखो जो सीए फाउंडेशन है, सीए फाउंडेशन के अंदर टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। अब 100 मार्क्स के अंदर ये नहीं है कि कैसे क्या 100 मार्क्स के अंदर कि सर 100 मार्क्स के पेपर के अंदर देखो होता क्या है ना, इसके अंदर सबकी वेटेज होती है, मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था। अगर मैं बात करता हूँ ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, इसकी वेटेज आउट ऑफ 100 ना 40 to 45 मार्क्स की है। तो ये ऑलमोस्ट 50% ऑफ होल सिलेबस की वेटेज रखता है, ऑफ होल सिलेबस। तो यार जाहिर सी बात है, अगर कोई चैप्टर होल सिलेबस की 50% वेटेज रखते हैं तो इसके अंदर टाइम ही हमें 50% देना पड़ेगा, टाइम एंड एफर्ट भी 50% देना पड़ेगा। अगर आज हम 100% एफर्ट दे रहे हैं तो इसमें से 50% हमें किसको देना पड़ेगा? उस चीज को जिसके अंदर 50% एफर्ट मांग रही है वो चीज। देखो देखो जिसके अंदर जितना गुड़ डालोगे उतनी कोई चीज मीठी बनेगी, फैक्ट है। ऐसी जिसके अंदर जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अब एक बात बताओ आप, अगर मैं बात करता हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 50% वेटेज है, तो 50% जितनी मेहनत भी तो हमें ही करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी हमें, हार्डवर्क करना पड़ेगा हमें, एक ही बात है। हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, बड़ा चैप्टर है, बोरियत भी आएगी, बट हम इसको इंटरेस्टिंग बना के रखेंगे ताकि बोरियत ना आए, ठीक है। इसके अंदर हमें क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे होंगे, क्वेश्चंस भी इसके ज़्यादा होंगे, तो इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमें फिर उस हिसाब से ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप मोर और लेस में क्या कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात समझ रहे हो?
मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 50% वेटेज है, तो 50% के हिसाब से हमें 50% मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ आपको, टोटल हमारे कितने एक्ट थे। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है पहला एक्ट, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ठीक है। एक है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, एक है हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट सोगा, एक है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एक है हमारा एलएलपी एक्ट, और एक है हमारा, एक एक्ट रह गया, एलएलपी हो गया, ये हो गया कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब इसकी अगर 40 to 45% वेटेज है, इसकी 5 to 10% वेटेज है, इसकी 10 to 15 है, इसकी भी 10 to 15 है, इसकी 5 to 10 है, इसकी अब कितने हो गए ये, अगर मैं मानूँ तो 40 50 60 70, इसकी 15 to 20 वेटेज है, और इसकी भी 5 to 10 वेटेज है। अब ना मैं तुम्हें बताता हूँ, सबसे जो मुश्किल एक्ट था ना, वो है कंपनीज एक्ट। मुश्किल भी नहीं बोलेंगे, इजी एक्ट है, बट टेक्निकल टर्म्स जाना है, थोड़ा सा मुश्किल बोल लो इसको, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट, वेरी 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 इजी है। अगर मैं बात करूं इन कंपैरिजन टू दिस, ये वेरी 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 इजी है। तो ये थोड़ा कम इजी है, बट ये इजी कैटेगरी में आता है, ये मुश्किल नहीं है एक्ट कोई। देखो अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इजी है, बट ये थोड़ा कम इजी है। बट एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये बहुत इजी टॉपिक है। ये चाहे कितनी 40% वेटेज ले रहा है ये, मैं कह रहा हूँ 40 to 45%, अगर इवन इफ इट इज वेइंग दैट परसेंटेज, इट डजंट मीन कि इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्ट। इट इज सबसे आसान एक्ट ही है। हमारी जितनी भी अभी तक एक्ट की जर्नी हुई है, ये जिनकी एक्ट की जर्नी होने वाली है, अगर किसी ने बाद में चालू करा है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से वो चालू करेगा, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अगर वो चालू भी कर रहा है तो ये मत मानिए कि आपका कुछ छूट गया है, आगे सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आप एक तरह से सबसे आसान टॉपिक से चालू कर रहे हैं। हम करते हैं कंपनीज एक्ट से चालू, ये थोड़ा सा कम आसान होता है, बट ये होता भी आसान है। अगर आपने कंपनीज एक्ट पे अगर अच्छा ग्रैप पा लिया तो आपको ना कोई भी एक्ट कभी भी मुश्किल नहीं लग सकता, बिकॉज एक कंपनीज एक्ट है जिसके अंदर थोड़ी टेक्निकलिटीज ज्यादा है। बाकी जितने भी एक्ट है ना, देयर वेरी वेरी मक्खन इजी एक्ट, हर जगह वेरी 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 सब इजी है। ठीक है, बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा था? ठीक है, अब हमने ना एक बात करी थी स्टार्टिंग में, जब भी हम एक एक्ट चालू करते हैं ना, हम हमेशा एक बात करते हैं। ठीक है, अब हमने ना ये बस बात करते हैं दोबारा। देखो हमने सीए फाउंडेशन की बात करी थी, और हमने उसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करी थी, जिसकी 40 to 45% की वेटेज है। अब हमने ना एक स्टार्टिंग में बात करी थी एक्ट आता कैसे है। तो एक्ट आता कैसे है, सबसे पहले क्या आते हैं, सबसे पहले एक बिल आता है। बिल कहाँ जाता है? बिल जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में क्या होता है? पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा, और इन दोनों की मंजूरी के बाद वो बिल किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट जब साइन कर देता है उस बिल को, वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट। अब ऐसे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कभी बिल आया होगा, ठीक है, फिर पार्लियामेंट में गया होगा, फिर लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी हुई होगी, फिर प्रेसिडेंट के साइन हुए होंगे, और फिर वो एक्ट बना होगा। अब ये एक्ट आया कब था? अब मेरी बात सुनो, ये एक्ट आया कब था? ये एक्ट आया था 1872 में, 1872 में। जब जो भी कानून चलते थे उसके बेसिस पे एक्ट होगा। हो सकता है जब पार्लियामेंट ना होती हो सकता है जब लोकसभा ना होती हो सकता है जब राज्यसभा ना होती हो। जब तो हमारा देश इंडिपेंडेंट ही नहीं हुआ था, किसके कब्जे में था? जब हमारा देश अंग्रेज़ों के कब्जों में था। अब अंग्रेज़ों ने ये सब पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा बनाई है, क्योंकि ये सब हर जगह चलती है। आज हमारे यहाँ नहीं, एक तरह से अगर मैं बात करूँ, ये जो हमारा यूरोपियन देश है, इंग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, हमारा नहीं है, हमारे पे इन्होंने क्या करा है? राज करा है, राज। आज से 75 ईयर्स पहले तक राज करा है। अब इनके हिसाब से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जब चलते थे, जब एक्ट बनता था, ये जब का एक्ट है, तो आप सोच रहे हो कितना पुराना एक्ट है। जब तक यहाँ पे ये लगा लो लोग आए भी नहीं होंगे, आधे से ज़्यादा लोगों के तो पूर्वजों का भी नहीं पता होगा आप सबको कि उनका नाम क्या है, उनका पता क्या है। अगर मैं बात करूँ, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया था, आज से लगभग 150 साल पहले, 150 ईयर्स पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था।
अब देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना पुराना एक्ट तो है, बातें ना इस इतनी इजी है क्योंकि उस टाइम पे ना कॉन्ट्रैक्ट की ना वैल्यू हुआ करती थी। कॉन्ट्रैक्ट देखो हर जगह, आज से नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो मुगलों से चला आ रहा है। एक ए पार्टी है, ये मान लो अकबर के जमाने की बात मानो, अकबर है और एक बीरबल है। उस जमाने में भी ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे। अकबर ने कुछ काम कहा बीरबल को और एक इन्होंने वर्बल अग्रीमेंट करा, बोलने में बोला कि अकबर ने कि यार बीरबल अपना तू मेरे को सलाह मशवरा दिया करेगा, मतलब मेरे को तू एडवाइस दिया करेगा, जो भी किसी भी डिसीजन में मैं फंस गया तो, और तू मेरे अंडर काम करेगा मेरा एडवाइजरी बन के, और मैं तुझे सैलरी दूंगा, या उस टाइम पे पैसे नहीं तो मैं तुम्हें सोने की मुद्राएं दूंगा, सोने की मुद्रा। अब क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, चाहे वर्बली एंटर हुए, इन्होंने कोई भी ऐसे एक डॉक्यूमेंट नहीं बनाया जिसके अंदर इन्होंने अब हर किसी को ना कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक मीनिंग पता होगा कि एक पेपर पे कुछ बातें लिखी होती है, वो बातें दो पार्टीज के बीच में होती है, जैसे ए पार्टी और बी पार्टी, इन दोनों के बीच में कुछ बातें लिखी होती है, चाहे वो किसी चीज़ की भी बातें लिखी हो, चाहे वो कुछ गुड्स खरीदने की बातें लिखी हो, चाहे गुड्स को वो बेचने की बातें लिखी हो, बट ये कहाँ पे लिखी होती है, एक पेपर के ऊपर जिस पे ए और बी दोनों के सिग्नेचर होते हैं, और वो ये अग्री करते हैं कि ए ये काम करेगा बी के लिए, या बी ए के लिए ये काम करेगा। आपको बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, हमें बात समझ आ रही है। आप ये कहना चाह रहे हो सर कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कुछ बातें लिखी होती है, उसके अंदर ये दोनों की मंजूरी होती है, मंजूरी मतलब एक्सेप्टेंस होती है, इस वजह से फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को जब हमने साइन करा, हमने इसको डॉक्यूमेंट करा, तो ये लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में वर्बल अग्रीमेंट हुआ करते थे। वर्बल अग्रीमेंट जो जैसे अकबर और बीरबल की मैंने स्टोरी बताई, इसके अंदर क्या हुआ, अकबर और बीरबल एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुए, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्होंने लिखा कि हाँ भाई बीरबल ऐसे, चाहे वो वर्बली एंटर हुए, मैं एक बार इसको पेपर के अंदर एंटर करता हूँ कि अकबर विल बी बॉस ऑफ बीरबल, और बीरबल एक्सेप्ट्स, यहाँ पे उसने बी के साइन करे, अकबर ने यहाँ पे अपने ए के साइन करे, एंड दैट्स हाउ, अगर वो पहले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते तो वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होते। अब जैसे 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 हमारा देश बढ़ता गया आगे, साल बीतते गए, चीज़ों का आविष्कार होता गया, नई नई चीज़ें आती गई, इन्वेंशन होती गई, नई इन्वेंशन हुई, लोग बेईमान हुए, सरकार बेईमान हुई, हमारा देश कब्जा लिया गया, हमारा देश के अंदर अंग्रेजों ने राज करा, हमारा देश कब्जा लिया गया, बहुत लोग बेईमान हो गए, बहुत चीज़ें घटित हुई। अब होता क्या है, अगर कोई नई चीज़ आती है तो पता चलता है कि लोग बेईमान हैं। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे लोग थे, ए और बी फिर वापस से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुए। अब ए और बी ने वर्बली बात करी कि चलो हम भाई एक, मैं आपको ना एक अपनी पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे ना बुलक कार्ट हुआ करती थी जिसके अंदर आगे एक बैल होता था, ठीक है, और यहाँ पे एक उनका, ये उससे चलाते थे, इसकी चार टांगे होती थी, ठीक है, आगे एक बैल होती थी जिसकी ड्राइंग को मेरे को दिल पे मत लेना, ड्राइंग को, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट हाँ मेरी बात सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब इसने कहा कि बी को कि मैं ना आपको अपनी बुलक कार्ट ना ये वाली बेच दूंगा ए को, जैसे बीरबल ने बोला अकबर को कि मैं ना अकबर जी आपको अपनी बुलक कार्ट बेच दूंगा, बट बीरबल ने अकबर को बोला था कि इसके लिए आपको 50 सोने की मुद्राएं लगेंगी, 50 गोल्ड बिस्किट्स लगेंगे, ठीक है, ठीक है भाई, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वर्बली अग्री कर लिया कि चलो ठीक है 50 बिस्किट्स लगेंगे, इसके लिए मैं रेडी हूँ। अब क्या हुआ, 50 बिस्किट्स तो लगे, और बीरबल ने कहा कि मैं अकबर आप 50 बिस्किट्स दोगे और मैं आपको ये बुलक कार्ट दे दूंगा। बट फिर क्या हुआ, बीरबल के पास एक नई ऑफर आई सी से, जिसका नाम था, चलो सी मान लेते हैं, इसको कोई नाम नहीं देते। सी ने कहा कि बीरबल मैं आपको ना 100 गोल्ड बिस्किट दूंगा, आप ना ये बुलक कार्ट ना अकबर की जगह मेरे को दे दो। तो भाई बीरबल के मन में लालच आ गया,
बीरबल के मन में लालच आ गया कि भाई अब मेरे को 50 मुद्राओं की जगह सेम बुल्ला काट के 100 मुद्राएं मिलेगी अगर मैं ये बुल्ला काट ए को ना बेच के सी को बेच दूं। तो इस केस में क्या वो बेईमानी हुई? बीरबल ने बेईमानी कर दी, मान रहे हो बात? यस सर, बीरबल ने बेईमानी कर दी। ऐसे ही चलते 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 ना बेईमानियों का दायरा ऐसे 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 बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। जैसे शेयर प्राइस बढ़ता है ना, ऐसी बेईमानियां बढ़ने लग गई। तो निजाद हुआ, इन्वेंट हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि यार लोग हो गए बहुत ज्यादा बेईमान। अब हमें एक ऐसे एक्ट को लाने की जरूरत है जिसके अंदर लोग लीगली बाइंड हो जाएं किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करेंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही सब कुछ होगा। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के बाहर, ये फॉर एग्जांपल ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट में 10 बातें लिखी है। मैंने तो मैं बहुत छोटा एग्जांपल दिया था सेल की। एक होता है कि तुम कंपनीज कैसे एंटर करती है कि आज तुमने मेरे को कुछ गुड्स दिए, हम आपको रेगुलर सप्लाई करेंगे, तो उसके अंदर हमें काफ़ी सारी कंडीशंस, हमें काफ़ी सारी बातें लिखनी पड़ती हैं। तो हमने इसमें 5 6 7 बातें लिख दी कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही हमारा गुड्स की डीलिंग होगी। और अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट के इधर उधर जाते हो तो आपके ऊपर क्या होगा? केस फाइल कि आपने भाई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करें। और अब आपके ऊपर दूसरी पार्टी को क्या देना पड़ेगा? फाइन देना पड़ेगा, या फिर क्या देना पड़ेगा? उसका कोई लॉस हुआ है तो वो देना पड़ेगा, या फिर क्या देना पड़ेगा? बेसिकली उसको लॉस बियर करना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को। और हर्जाना जिसे बोलते हैं, हर्जाना देना पड़ेगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा क्यों। हर्जाना, हर्जाना, बात समझ रहे हो? हर्जाना देना पड़ेगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा क्यों। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुए, इस कॉन्ट्रैक्ट के इधर उधर गए, तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा कि भाई आपने कंडीशंस को फुलफिल क्यों नहीं करा, आपने कंडीशंस के तहत गुड्स क्यों नहीं भिजवाए, गुड्स के अंदर गंदी क्वालिटी है, गुड्स को आपने इस डेट से पहले पहुंचवाना था, आपको पेमेंट करनी थी, और 100 तरह की बातें। बात समझ रहा हूं मैं? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जन्म हुआ और इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कुछ शर्तें होती हैं जो हमें माननी पड़ती हैं, और उस शर्तों को मानते मानते क्या होता है, कोई कोई भी पार्टी उन शर्तों को मानते मानते ही कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज बाइंड हो जाती है और उसके बेसिस पे ही काम करती है। ठीक है, अब एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। अब मैंने ना यहां पे लिखा क्या हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, इंडियन का आई बड़ा, कॉन्ट्रैक्ट का सी बड़ा, और ए का ए बड़ा। अब हम कभी भी कोई एक्ट लिखते हैं, हमेशा ये देखना, हम लिखेंगे द कंपनीज एक्ट, और हमेशा हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट होगा कैपिटल के अंदर। अब एक्ट अगर आप छोटे में लिख दोगे, इसका मतलब हो जाएगा एक्शन। एक्शन समझते हो क्या? हमें कुछ करना है, बट एक्ट क्या है? ये क्या है? एक तरह से लीगल एक्ट। ये हो जाता है एक्शन, एक्ट, एक्टिंग करना, एक्ट, ये इस पे तुम्हें काम करना है, इस पे तुम्हें एक्ट करना है। बट एक्ट क्या होता है? ये लीगल लॉज हैं और रेगुलेशंस हैं जिसके तहत रह के लोगों को काम करना है। तो इसलिए ए हमेशा, एक्ट का ए हमेशा बड़ा रहेगा, और एक्ट के अंदर ये एक्शन आ जाता है। जैसे बोलते हैं ना, एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। भाई तुम करके दिखाओ, बोल क्या रहे हो। तो वो एक्ट होता है ए सी टी, जिसके अंदर ए होता है छोटा, और ए सी टी ही एक्ट होता है, बट ए जिसके अंदर बड़ा होता है वो बनता है हमारा लीगल लॉज एंड रेगुलेशंस, और उसको ही हम बोलते हैं एक्ट। और ये फर्स्ट वर्ड क्यों बड़ा होता है? ये फर्स्ट वर्ड ये दर्शाता है कि इस एक्ट को तवज्जो दी जा रही है, मतलब इसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि ये क्या है, इंडिया के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वो इस एक्ट के तहत रेगुलेट करेंगे। अब इंडिया के अंदर इंडियन आ गया, सी का क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट आ गया।
तो ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में बनेंगे वो इस तरह से इस एक्ट के तहत चलेंगे, इस दायरे के अंदर आएंगे। बात समझिए कैसे हम एक्ट के अंदर लिखते हैं, आई क्यों बड़ा है, सी क्यों बड़ा है और ए क्यों बड़ा है। बिल्कुल सर समझ आ गया। अब हम आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, मैंने वही सेम चीज बता रखी है यहाँ पे, एक सेकेंड, मैंने वही सेम चीज बता रखी है सर। यस सर, आपने वही सेम चीज बता रखी है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टी एक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एंटर करती है और उसके बेसिस पे ही फिर काम होता है। ठीक है, अब ना मैं आपको ना दो तीन चीज़ें बताता हूँ, दो तीन एग्जांपल्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, अभी इस डेफिनेशन को जो ऊपर पढ़ा लिखी हुई है इसको पढ़ो मत, मैं आपको ना एक एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, या एक काम करते हैं, पहले इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, उसके बेसिस पे दो तीन एग्जांपल्स दूंगा तो बताना कि वो कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना है, एक अग्रीमेंट के अंदर एंटर करते हैं और वो इन्फोर्सिबल होना चाहिए बाय लॉ। तो पहला पार्ट आता है अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी इन लॉ। मतलब अग्रीमेंट तो आप एंटर कर भी जाओगे बट जब तक वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत नहीं आएगा। अब अग्रीमेंट कैसे बनता है, अग्रीमेंट बनता है आपने किसी चीज को ऑफर करा और सामने वाली पार्टी ने उस चीज को करा एक्सेप्ट। मान लो मैंने आपको ऑफर करा कि आप मेरे घर खाना खाने आओ और आपने एक्सेप्ट करा यस सर हम आपके यहां पे खाना खाने आएंगे, तो ये हो गया अग्रीमेंट कि सर आपने ऑफर करा और हम जितने भी बच्चे हम सब ने एक्सेप्ट करा और हम सारे बच्चे आपके यहाँ पे खाना खाने आ जाएंगे। तो इस चीज को हम अग्रीमेंट बोल देंगे, हाँ बिल्कुल बोल देंगे, अग्रीमेंट बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, सर इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्यों नहीं होगा, तो सर ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने एक सोशल अग्रीमेंट में एंटर करे हैं, हम कोई कमर्शियल नेचर के अग्रीमेंट में एंटर नहीं करे हैं। अगर हम कोई सोशल नेचर के अग्रीमेंट में एंटर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे अग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, कोई भी इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ इसलिए नहीं आती क्योंकि कोई हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं हुए, हम एक अग्रीमेंट में एंटर हुए। इसके अंदर क्या होता है कि ना कोई लिखित ना कोई, अब इसके अंदर आप क्या मेरे को जुर्माना लगा दोगे कि सर आपने बुला था हम तो आ गए अब आप हमें खाना नहीं खिला रहे। ऐसा नहीं होगा बच्चों, आप अगर आओगे तो मैं बिल्कुल खाना खिलाऊंगा आपको, पर मान लो उस दिन मेरा मूड खराब है, तुम बच्चों ने उस दिन होमवर्क करके नहीं आए, कोई भी बच्चा अब होमवर्क करके नहीं आया, टेस्ट में उस दिन तुम्हारे कम नंबर है और आप आ गए हमारे यहाँ डिनर करने, तो भाई गुस्सा आएगा मेरे को, मैं कहूँ जाओ भाई घर से बाहर निकाल, तो क्या आप मेरे पे केस कर दोगे, आप केस ही नहीं कर पाओगे क्योंकि इन्फोर्सिबल बाय लॉ ही नहीं होगा। अब कोई चीज इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगी नहीं तो उस पर आप केस कैसे करोगे, आप बात समझ रहे हो। तो दो कंडीशनें होती है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने की और कॉन्ट्रैक्ट को लीगली इन्फोर्स करने की, सबसे पहले ऑफर होना चाहिए और वो ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, प्लस में वो क्या होना चाहिए, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, मतलब वो लॉ के तहत रेगुलेट होना चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, अब इसमें मेरी कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो बनी नहीं, अब मैंने आपको खाना पे बुलाया और आपको नहीं खिलाया खाना, तो इसमें मेरी कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो बनी नहीं ना। क्या लीगल ऑब्लिगेशन बनी, खाना खिलाना इज नॉट ए लीगल ऑब्लिगेशन। आप बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, ये सब बिल्कुल समझ रहा हूं। ऐसे ही अगर मैं आपको कहता हूं कि सर मेरे पास एक 50 लाख रुपए की BMW है, आप खरीदना चाहेंगे, बिल्कुल ब्रांड न्यू BMW है, मैंने शोरूम से निकलवाई थी 65 लाख रुपीस की, पर मुझे समझ नहीं आ रही, तो अगर कोई गाड़ी शोरूम से निकलती है तो पहले उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। अब सर अगर वैल्यू डाउन हो गई, मैं इसको 65 लाख की BMW को, आप मेरे टीचर हो, आप मुझे बहुत पसंद हो, तो मैं आपको ये 65 लाख की BMW 50 लाख में दे दूंगा और ये मात्र 500 किलोमीटर चली है, तो सर आप ले लोगे, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ले लूंगा। तो ये क्या हुआ, मैंने तुमने ऑफर दिया मेरे को BMW लेने का, मैंने क्या करा, ऑफर को एक्सेप्ट करा और ये क्या है, ये कमर्शियल नेचर की ट्रांजैक्शन हुई। और फिर क्या हुआ, फिर हम एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुए, एक अग्रीमेंट बनाया, उसमें हमने लिखा कि सर आप मेरी BMW ले लोगे
और आप मुझे 50 लाख रुपए डिसबर्स करोगे, तब मैं आपको BMW की चाबी दे दूंगा। और हमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुआ है। देखो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हमने, ठीक है, इसके अंदर हमने सारी बातें लिखी कि सर आप मुझे BMW दे दोगे, और मैंने भी साइन करे और आपने भी साइन करे, और 50 लाख रुपए की लेके मैं तो अपने दरवाजे के बाहर खड़ा हूं, ठीक है। अब आप आए ही नहीं, एक दिन हो गया आप आए नहीं, 2 दिन हो गए आप आए नहीं। अब क्या हुआ, अब आप एग्रीमेंट के अंदर एंटर हुए, मैंने आपने ऑफर दी थी, मैंने एक्सेप्ट करी, और ये लीगली इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी हो गया, क्योंकि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करा जिसके अंदर आपके भी साइन थे और जिसके अंदर मेरे भी साइन थे। और ये कागज ये बोलता है कि सर अगर आप मुझे 50 लाख रुपए दोगे तो मैं आपको BMW की चाबी दे दूंगा। अब मैं 50 लाख रुपए लेके खड़ा हूं, क्योंकि मुझे तो कोई और गाड़ी खरीदनी थी, मैं तो 50 लाख रुपए उस गाड़ी के लिए निकाले हुए थे। अब उस गाड़ी के और रेट बढ़ गए, वो 55 लाख की हो गया, मुझे आपका ऑफर और भी ज्यादा अच्छा लगा, किफायती लगा। तो मैंने कहा कि यार मेरे 5 लाख रुपए बच रहे हैं, क्यों ना मैं इस बच्चे से ले लूँ गाड़ी। अब 1 दिन हुआ बच्चा नहीं आया, 2 दिन हुआ बच्चा नहीं आया, मैंने 3rd दिन तक वेट करा, और अब फिर मैंने फ़ोन मिलाया उसे कि हाँ भाई कहाँ रह गए आप आ नहीं रहे। तो उससे कहता कि सर मैंने तो ये BMW कहीं और बेच दी। तो मैंने कहा था यार ये तो आपने गलत करा है बहुत मेरे साथ। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुए थे, मैंने भी साइन करे हैं, आपने मैंने अपने साइन करे हैं यहाँ पे, और फॉर एग्जाम्पल आपका नाम आयुष है तो आपने भी साइन करे हैं यहाँ पे। अगर अब आयुष ने अपने साइन करे हैं यहाँ पे, तो आप ऐसे पीछे कैसे हट सकते हो, आपने किसी और को बेच कैसे दिए BMW को, तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो गया। अब मेरे को 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के कोई गाड़ी लानी पड़ेगी, और वो पहले गाड़ी मेरे को 5 लाख रुपए की पड़ 50 लाख रुपए की पड़ी थी, अब मुझे तो यहाँ पे 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया ना, मेरे को तो लॉस हो गया 5 लाख रुपए का। तो आप आयुष आपको अभी लॉस भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में मुझे लॉस हुआ है। तो इस लॉस को कौन बेयर करेगा, इस लॉस को आयुष को बेयर करना चाहिए। हमने तो अग्रीमेंट बनाया था ना, ये सर आपने अग्रीमेंट बनाया था। तो मेरी बात सुनो, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, मैं जो इतनी बड़ी कहानी बताई आपको, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। एक अग्रीमेंट होता है जिसके अंदर ऑफर होता है, फिर ऑफर को एक्सेप्ट करा जाता है, और उसकी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है, जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। इसका मतलब होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अब पहला है अग्रीमेंट, अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुए, अग्रीमेंट हमने लिखा, उन दोनों पार्टी ने साइन करे, और ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो गया, एक स्टैम्प पेपर पे हमने साइन कर दिए थे, ठीक है। ऐसे बनता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। अब एक ना बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू बताते हैं कि कैसे अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। कटरीना कटरीना कप कटरीना कैफ को जानते हो? यस सर बिल्कुल जानते हैं। उसने ऑफर किसको करी? सल्लू भाई को। क्या? कि चाय पे बुलाया, इसीलिए मम्मी ने तेरी चाय पे बुलाया है, सुना है? तो कैटरीना ने ऑफर करा, सलमान ने एक्सेप्ट करा। अब क्या ये सोशल एग्रीमेंट है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है नहीं ये। हमने यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या बढ़ी थी, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है नहीं, और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये ऐसे अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, जो वो सिर्फ सोशल अग्रीमेंट की तरह, भी सोशल अग्रीमेंट की तरह तहत काम करेगा। अब ये क्या है, विराट कोहली ने क्या करा था, प्रॉमिस करा था अनुष्का को डायमंड रिंग देगा। तो ये भी क्या है, एक सोशल एग्रीमेंट है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये क्या सोशल एग्रीमेंट, यार मैंने आपको प्रॉमिस करा था, मैंने आपको वादा करा था कि मैं आपको डायमंड रिंग दूंगा, तो आप इस पे यार मेरे को मैं नहीं दे पा रहा, तो आप इस पे मेरे पे केस नहीं लगा सकते, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, दिस इज काइंड ऑफ सोशल एग्रीमेंट। पर यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे कहीं पे भी कंसिडरेशन तो आ नहीं रही ना, कुछ पैसे तो मिल नहीं रहे। अभी वो इस चीज़ पे भी चर्चा करेंगे, यहाँ पे कोई पैसे का तो लेन देन हुआ नहीं, यहाँ पे भी कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ। यार चलो ठीक है, आप मेरे को डायमंड रिंग दोगे, आप नहीं दे पाए, तो ये तो था नहीं कि अनुष्का को डायमंड रिंग देगा तो अनुष्का भी उसे कुछ पैसे देगी, तो नेचर ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो जाती। बट आज की डेट में ये क्या है, ये तो हस्बैंड वाइफ है, तो चलो इन्होंने, ये हस्बैंड वाइफ है, और अगर इन्होंने कोई प्रॉमिस भी करा और प्रॉमिस को नहीं फुलफिल कर पाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इसके ऊपर केस कर दोगे, क्योंकि पैसा एक साइड से तो कुछ कंसिडरेशन तो आप दे नहीं रहे थे। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सोशल एग्रीमेंट। अब एग्जाम्पल जो हमने ऊपर एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको कि उसमें मैंने और आप बच्चों, आयुष का एग्जाम्पल दिया था हमने, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, एक आमिर खान है, उसने शाहरुख खान को बोला कि मैं आपको अपनी मर्सिडीज दे दूंगा 50 लाख रुपए में, ठीक है।
मैं आपको मर्सिडीज दे दूंगा अपनी 50 लाख रुपए में, बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये इसके अंदर क्या हुआ, ये ट्रांजैक्शन किस नेचर की हुई कि यार आप ना कोई गिफ्ट नहीं दे रहे हो, आप कोई सोशली हेल्प नहीं कर रहे हो। आमिर खान कोई शाहरुख खान की हेल्प नहीं कर रहा है, वो अगर कार ऑफर कर रहा है तो उसके बदले में वो 50 लाख रुपए ले भी रहा है, तो ये कमर्शियल एग्रीमेंट हो गया, कमर्शियल नेचर का हो गया। और जहां पे कमर्शियल नेचर, जहां पे कंसिडरेशन आ जाती है, जहां पे कमर्शियल नेचर आ जाता है, ऐसे अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं और ऐसे ही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाते हैं। और इसको ही बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करना थ्रू एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बट तो फिर क्या होता है, अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर करा, किसने करा, आमिर खान ने किसको ऑफर करा, सलमान खान को, कि यार आप मेरी मर्सिडीज ले लो 50 लाख रुपए में। तो ऑफर इसने करा और एक्सेप्ट किसने करा, शाहरुख खान ने एक्सेप्ट करा। और अब ये बन गया हमारा अग्रीमेंट, अग्रीमेंट बना। सिंस ये कमर्शियल नेचर का है तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब इन्फोर्सेबिलिटी प्लस एग्रीमेंट आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो आप एक बात बताओ, कौन सी वाइडर टर्म है, अग्रीमेंट वाइडर टर्म है या कॉन्ट्रैक्ट वाइडर टर्म है? तो सर कॉन्ट्रैक्ट वाइडर टर्म है। कौन कौन बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट वाइडर टर्म है, हाथ ऊपर करो। तो बच्चों आप सब गलत हो, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वाइडर टर्म, अग्रीमेंट वाइडर टर्म है। और जिसने अग्रीमेंट बोला था वो अपने हाथ खड़े करो, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। तो जिसने अग्रीमेंट वाइडर टर्म है उस पर हाथ खड़ा करा था, उनके लिए ये लो, लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन्होंने ये बात करी थी कि कॉन्ट्रैक्ट वाइडर टर्म है वो गलत है, और जिन्होंने बोला था अग्रीमेंट वाइडर टर्म है वो सारे बच्चे बिल्कुल सही हैं। बताओ कैसे मैं ये बोल रहा हूँ। तो इसका ये मतलब हुआ सर, ये मान लेते हैं हम, अब देखो ये सर्कल है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मैंने बनाया है, रुको, ये इससे पढ़ते हैं। ये एक बॉक्स है, इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर से सोशल आ रहा है, डोमेस्टिक अग्रीमेंट आ रहा है और कमर्शियल एग्रीमेंट आ रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक अग्रीमेंट जैसे इसको हम डोमेस्टिक अग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, इसको सोशल नहीं, इसको डोमेस्टिक, ये घर का अग्रीमेंट होगा। ठीक है, ये डोमेस्टिक अग्रीमेंट होगा। तो डोमेस्टिक अग्रीमेंट जहां पे आ रहा है, जहां पे सोशल एग्रीमेंट आ रहा है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों अग्रीमेंट तो जरूर है सर, बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज इसके अंदर ना ऑफर भी है और सर एक्सेप्टेंस भी है। बट इसमें सर एक एलिमेंट मिसिंग है जिसको बोलते हैं हम सर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। सर ये इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ मिसिंग है यहाँ पे, तो इसको ना हम अग्रीमेंट भी बोल देंगे बट हम ना इसको इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं बोल पाएंगे। तो ये दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, ये दोनों को मिला के सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सिंस इसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं है तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। सिंस कमर्शियल नेचर के अंदर क्या होता है, अग्रीमेंट, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होती है और ये हमारा क्या बन जाता है फिर, कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ आई आपको? यस सर, बिल्कुल समझ आ गई आप क्या कहना चाह रहे हो। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। अग्रीमेंट के बिना तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर ही नहीं कर पाओगे। अग्रीमेंट जैसे जो ये होता है इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। तो अग्रीमेंट मतलब ऑफर भी करा, एक्सेप्ट भी करा, उस अग्रीमेंट के अंदर आपने एंटर हुए, प्लस वो और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ये दोनों एलिमेंट जरूरी है। पर अग्रीमेंट के लिए इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होना जरूरी नहीं है। ऑफर और एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एन अग्रीमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एन अग्रीमेंट। तो सर जितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो अग्रीमेंट्स होते हैं, बट जितने अग्रीमेंट्स होते हैं वो आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये दोनों क्या हैं, ये अग्रीमेंट है बट दीज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज दीज आर नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ। बात समझ आ रही है? ये सर बिल्कुल समझ आ गई आप क्या कहना चाह रहे हो। तो ठीक है सर, बिल्कुल समझ आ गई। अब एक बार ना बुक से और फटाफट से देख लेते, फट 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 फटाफट से देखो सर। अच्छा चलो, मेरी ये ना मॉड्यूल है आज, अभी हमारी चीजें प्रिंटिंग में गई हुई हैं और थोड़ी एडिटिंग पे गई हुई है, तो उस चीज को रॉ को मैं आज लेके नहीं आ सकता था। इसलिए जो मैं आपको मार्क करा रहा हूं यहाँ पे, आपकी बुक के अंदर वही लिखा होगा, क्योंकि मेरे पास ना बुक यहाँ पे खुली हुई है, जो जिसको मैंने एडिट कराया है वो मेरे पास खुला हुआ है यहाँ पे, तो मैं उससे लेके यहाँ पे आपको मार्क करा रहा हूँ। आपकी बुक के अंदर वही बातें लिखी हैं, आपको जस्ट जहां पे मैं हाईलाइट करा रहा हूं उस चीज को हाईलाइट करना है और जो मैं पढ़ा रहा हूं उस चीज को पढ़ना है।
अभी चीजें बहुत रॉ है, सिंस अभी बुक को टाइम लगेगा, मैं उस पर मेहनत कर रहा हूँ और फर्स्ट बुक है मेरी, तो इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। बट हम क्यों अपनी डिले करें पढ़ाई को, मैं क्यों रिकॉर्ड ना करूं बच्चों के लिए, उनका सिलेबस पीछे हो जाएगा। तो मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तो सबको साथ लेके चलूं। बात समझ रहे हो? यस सर, समझ रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसको अगर हम एक बार खोल लेते हैं, और जो मैं आज तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, बस तुम्हें वो चीज देखनी है। ठीक है, अब ये सारा ना कट जाएगा, अब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो चीज पढ़ना, और जो मैं हाईलाइट कराऊंगा वो चीज पढ़ हाईलाइट करना। ठीक है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट constitutes the most important branch of mercantile or commercial law. It affects everybody, more so trade, commerce and industry. इन सबको इफेक्ट करता है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आया कब था? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आया था, इसको करो आप मार्क, अप्रैल 25। ये आया कब था? ये आया था सर अप्रैल 25, एक सेकेंड, अप्रैल 25 1872 को, और ये फोर्स में कब आया था? अप्रैल सितंबर 1 1872 को। मतलब ये एक्ट इस दिन बना था, फोर्स में इस दिन आया था, एक्ट बना के छोड़ दिया था यहाँ पे, फोर्स में जब आया था। ठीक है, और इस सेक्शन के अंदर, इसके अंदर कैसी कैसी चीजें हैं एक बार सर वो और बता दीजिए। तो फर्स्ट पार्ट है जो वो करता है जनरल प्रिंसिपल से डील, जो तो फर्स्ट पार्ट है ना वो करता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से डील, और जो सेकंड पार्ट है वो डील करता है स्पेसिफिक काइंड ऑफ अग्रीमेंट, जैसे इंडेमनिटी क्लॉज हो गया, गारंटी हो गया, बेलमेंट हो गया, प्लेज हो गया, एजेंसी हो गया। एक एक करके पढ़ेंगे, सब कुछ कवर्ड है, एक एक करके पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, याद करके पढ़ेंगे, पर छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा इंस्टीट्यूट है, ये कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर बस एक बार देख लूँ और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आप ये मान लो कि इसके अंदर थोड़ा सा और है कि कॉन्ट्रैक्ट, अब ये ऊपर का सब कुछ कटा है, कॉन्ट्रैक्ट इज मोस्ट यूजुअल मेथड ऑफ डिफाइनिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज इन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, वो राइट्स एंड ड्यूटीज बताता है, अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखा था ना हमने, ये बनाया था, इसके अंदर क्या लिखा होता है, इसके अंदर काफी सारी राइट्स, काफी सारी ड्यूटीज लिखी होती है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है, वही सब इसके अंदर लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इज द मोस्ट यूजुअल मेथड ऑफ डिफाइनिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज इन अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब दो पार्टीज के अंदर क्या उसकी राइट्स रहेंगी, क्या उसकी ड्यूटीज रहेंगी, वो सब क्या बताता है? वो एक कॉन्ट्रैक्ट बताता है। ठीक है, अब क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कोडिफाइज द लीगल प्रिंसिपल दैट गिव्स कॉन्ट्रैक्ट। अब कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं देखो, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेट्रा, ये सब एक एक करके हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाओ अग्रीमेंट की डेफिनेशन के ऊपर, आ जाओ यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लो, जो बुक के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब क्या है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये हमने क्या देखा था सर? ये हमने देखा था, ये है सेकंड पॉइंट। पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है सर? फर्स्ट पॉइंट है एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, और अग्रीमेंट क्या है हमारा? अग्रीमेंट है हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, और ये इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है हमारा सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पे हमने प्लस डाला था। अब अग्रीमेंट कैसे बनता है? अग्रीमेंट देखते हैं। अग्रीमेंट में दो चीजें होती हैं, बल्कि तीन चीजें होती हैं। ठीक है, देखो क्या होता है अग्रीमेंट, क्या होता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। प्रॉमिस कैसे बनता है? प्रॉमिस ऑफर होता है प्लस एक्सेप्टेंस होता है। देखो, व्हेन अ पर्सन, एक बार प्रॉमिस की डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन द पर्सन टू हुम अ प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, एंड प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, और प्रॉमिस को हम बोलते हैं अग्रीमेंट। तो इसके अंदर कैसे अग्रीमेंट की डेफिनेशन फॉर्म हो रही है? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, मतलब किसी पर्सन को हमने प्रपोजल दिया, मतलब हमने क्या दिया सर? हमने दिया ऑफर। ठीक है, हमने ऑफर दिया, और वो सामने वाला बंदा असेंट करके उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और उस एक्सेप्टेंस को हम क्या बोलेंगे? प्रॉमिस, विच इज अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर बोल दो या प्रपोजल बोल दो, वन इन द सेम थिंग। हमने यहाँ पे प्रपोजल को ऑफर बोल दिया था, एक्सेप्टेंस दी थी, सामने वाले ने एक्सेप्ट करा था, प्लस कंसिडरेशन।
अब सोशल एग्रीमेंट में क्या हुआ था, सोशल एग्रीमेंट में या डोमेस्टिक एग्रीमेंट में कोई कंसीडरेशन नहीं थी, कोई कंसीडरेशन नहीं थी। हमने आपको डिनर पे बुलाया है, अगर कटरीना ने सलमान को चाय पे बुलाया तो उसके अंदर कोई पैसे की बात तो हुई नहीं थी, या आपको मैंने अगर डिनर पे बुलाया तो ये तो था नहीं कि मैं आपको सबको डिनर पे बुला के आप सबको दक्षिणा भी दूंगा, ये तो कोई हमारा एग्रीमेंट हुआ नहीं था, तो दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन। और कमर्शियल नेचर की ट्रांजेक्शन के अंदर इसके अंदर क्या था, हम आपको 50 लाख रुपए देंगे, तो दिस इज अ कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन जहां पे आती है प्लस में ऑफर भी होता है, एक्सेप्टेंस भी होता है, दिस बिकम्स एन अग्रीमेंट। बात समझ आई? यस सर। और कोई भी अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, must give rise to a legal obligation which means duly enforceable by law, that agreement becomes a contract। देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ये सब आपको बुक के अंदर मिल जाएगा, बिल्कुल एज इट इज भाषा के अंदर ही लिखा होगा, बस ऊपर नीचे होगा, वो आपको सबको मिल जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसको मार्क करते रहना, ठीक है। अब इन सबको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब को हाईलाइट वाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है ना। अरे 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 मिट क्यों नहीं रहा, मिट गया, ठीक है। आपको क्या हाईलाइट करना है, अब मैं आपको रेड से बता देता हूँ। आप ये हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, ये अंडरलाइन करना है आपको, ठीक है। ये अंडरलाइन करनी डेफिनेशन, फिर आपको ये इंपॉर्टेंट मार्क करना है, फिर आपको ये इंपॉर्टेंट मार्क करना है, दैट्स इट। इतना समझ आया? ये सब बिल्कुल समझ आ गया। अब क्या है, कोई भी प्रॉमिस जो कि एक्सेप्ट हो जाता है, यही सेम चीज लिखी हुई है, इन्फोर्सेबल बाय हो जाता है तो उसको हम अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू एक बार पढ़ लेते हैं। ए अग्रीज टू बी टू सेल अ कार फॉर 2 lakhs टू बी। ए ने अग्री करा कि वो बी को 2 लाख की कार भेजेगा, ये भी हमारे अग्री उसके अंदर लिखा होगा अपनी बुक के अंदर। Here A under an obligation to give car to B and B has the right to receive a car on payment of 2 lakh and also B is under an obligation to pay 2 lakh to A and A has a right to receive 2 lakhs। तो ये क्या है हमारा, ये सर हमारा बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ऑफर भी है सर, इसके अंदर एक्सेप्टेंस भी है, और सर इसके अंदर कंसीडरेशन भी है, और सर ये क्या है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है। तो इन्फोर्सेबल ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन इज एन अग्रीमेंट, और enforceability by law become a contract। Father promises to his son to pay him pocket allowance of 500 for every month, but he refuses to pay later। भाई पहले अगर ऑफर करा था, एक्सेप्ट कर लिया था, बट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ये इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, ये कमर्शियल नेचर की ट्रांजेक्शन नहीं है, ये तो सोशल नेचर, ये तो डोमेस्टिक नेचर की ट्रांजेक्शन है। और जहाँ पे डोमेस्टिक नेचर होता है और जहाँ पे कमर्शियल नेचर नहीं होता, अरे भाई तुम एक बात बताओ ना, बेटा अगर कोई पापा अपने बेटे को कोई पैसा दे रहा है तो बाप का क्या फ़ायदा हो रहा है, पापा का क्या फ़ायदा हो रहा है, वो बेटा तो पैसा उड़ाएगा ही, बल्कि है ना, बेटा तो पैसा उड़ाएगा ही, तो इसमें पापा जी का तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होती है, ये कौन सी टाइप की ट्रांजेक्शन होती है, ये ट्रांजेक्शन होती है किस चीज़ की, ये ट्रांजेक्शन होती है, अरे 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 अरे, ये ट्रांजेक्शन होती है डोमेस्टिक नेचर की, और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है, द सन कैन नॉट रिकवर द सेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दिस इज अ सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट, और क्या बोलते हैं, सोशल बोल लो इसको, चाहे डोमेस्टिक बोल लो, दिस इज नॉट created with the intention to create legal relationship and hence it is not a contract। So law of contract deals with only such legal obligation which has resulted from such agreements। Such obligation must be contractual in nature। खत्म बात है, यही है हमारा। अब क्या, ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ, ये बन जाएगा हमारा। ये क्या, दीज आर स्टेटस ऑब्लिगेशन सो आउट ऑफ स्कोप, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये कमर्शियल नेचर की ट्रांजेक्शन नहीं है, सिंस ये इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ है। मान लो दो मियाँ बीवी के अंदर झगड़ा हुआ, कोई हस्बैंड वाइफ के अंदर झगड़ा हुआ, और अब क्या है, अब उसके जो हस्बैंड है उसको ही मेंटेन करने की ड्यूटी मिली है वाइफ एंड चिल्ड्रन को, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक केस एक लॉ ने ऑर्डर दिया है, उसके अगेंस्ट अब आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं आएगा, ये हमारा दूसरे किसी एक्ट के अंदर आएगा, चाहे वो इंडियन पीनल कोड के अंदर है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर है, या कोई और एक्ट के अंदर है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्कोप से बाहर है। अब एक आता है अग्रीमेंट, ये वाला एग्जाम्पल हमारे को बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैं बुक के अंदर नहीं डालने वाला।
इसको मैं बुक के अंदर नहीं डालूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अग्रीमेंट की। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, आपको ये ना एक बार याद से होमवर्क दे रहा हूं, इसको आपको घर के अंदर एक बार लिख के भी लेके आना है कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एन अग्रीमेंट। मैंने बहुत अच्छे से बताया, बट एक बार यहाँ पे पढ़ा भी देता हूँ ताकि आप घर के अंदर जब लिखो तो आपको याद रहे, क्योंकि आप आज तो लिखोगे नहीं, हो सकता है आप आने से पहले लिखो, कल क्लास चलाओ उससे पहले लिखो, या फिर जो बच्चे नहीं लिखेंगे तो उनका ही लॉस है। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बिकम्स एन अग्रीमेंट, बट कॉन्ट्रैक्ट बनता है अग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। वाइडर टर्म क्या है, वाइडर टर्म क्या है अग्रीमेंट की, क्योंकि लीगल और सोशल अग्रीमेंट दोनों होते हैं। और क्या है नैरोस्कोप किसका है, नैरोस्कोप किसका है, वो है कॉन्ट्रैक्ट का, सिंस वो लीगली इन्फोर्सिबल अग्रीमेंट होना चाहिए। तो अग्रीमेंट, नॉर्मल अग्रीमेंट जो कि लीगली इन्फोर्सिबल ना हो तो वो अग्रीमेंट होता है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लीगल ऑब्लिगेशन मे नॉट बी क्रिएट, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टी, बट ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है और सर्टेन राइट्स मिलते हैं पार्टीज को। तो अग्रीमेंट जितने भी होते हैं वो सारे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, नहीं सॉरी, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जितने भी अग्रीमेंट होते हैं जो सोशल नेचर के और जो डोमेस्टिक नेचर के होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे हमारे अग्रीमेंट्स तो होते हैं, बट दीज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे अग्रीमेंट्स होते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट के तहत ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम एंटर कर सकते हैं। समझ आई बात, समझ आई? यस सर, समझ आ गई। आ गई समझ? यस सर, समझ आ गई। तो जो भी सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे, वो सारे हमारे होते हैं अग्रीमेंट। आज हमने ये देखा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसे होता है कि कोई अग्रीमेंट होता है जो इन्फोर्सेबल वाला होता है उसे बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट, और जो अग्रीमेंट होते हैं ऑफर भी होता है, उसके अंदर एक्सेप्टेंस भी होता है, बट कंसिडरेशन और इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ का नहीं होता है, बट कंसिडरेशन भी होता है, बट इन्फोर्सेबल बाय सोशल अग्रीमेंट हुआ तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आता है। हमने देखा, हमने डिफरेंस देखा, हमने थोड़े एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा, और हमने और जो 3 4 5 एग्जाम्पल थे इसके थ्रू भी समझा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। बात समझ आई? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। अभी डिफरेंस है ये आपको घर से कल लिख के लेके आना है। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। ऐसी मन लगा के पढ़ते रहिए, कुछ समझ ना आ रहा हो तो मेरे को मैसेज करिए, कॉल करिए। आई एम अवेलेबल एट दिस नंबर। आप उठा के मुझे मैसेज करिए, टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन होइए, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, होमवर्क करके आना मत भूलना। थैंक यू सो मच।